हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के एमसीक्यूज़ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर या जहाँ पे भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो एमसीक्यूज़ करते हैं, अराउंड 40-50 एमसीक्यूज़ है, बहुत मोर देन एनफ है, इतने में आपका कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल से हैं तो कवर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 डिफाइंस द वर्ड ट्रेड यूनियन इन। कौन से सेक्शन के अंदर हमें ट्रेड यूनियन वर्ड समझा रखा है? ठीक है, सेक्शन 2G में, सेक्शन 2H में, सेक्शन 2I में या सेक्शन 2J में। तो ये जो वर्ड है ट्रेड यूनियन हमें कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है? ये हमें सेक्शन 2H के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो इसका आंसर बी ठीक होगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए पहले आंसर करने की, अदरवाइज आपको आंसर तो पता चल ही रहे हैं। द इंडियन ट्रेड यूनियन लॉज इज रेप्लिका ऑफ मॉडल प्रिवेलिंग इन। तो जो इंडियन ट्रेड यूनियन लॉ है वो किसका रेप्लिका है? जो कि कौन सी कंट्री से हमने उठाया? सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर किसने रूल किया था? ब्रिटिशर्स ने, तो उन्हीं का रेप्लिका है ये। तो इंग्लैंड है इसका आंसर। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 डिफाइन ट्रेड डिस्प्यूट अंडर। कौन से सेक्शन के अंदर हमें ट्रेड डिस्प्यूट बता रखे हैं? ट्रेड यूनियन हमें सेक्शन 2H में बताए थे, और ट्रेड डिस्प्यूट हमें कौन से सेक्शन के अंदर बता रखे हैं? सेक्शन 2G के अंदर बता रखे हैं। तो G से हमारे क्या हो रहे हैं? डिस्प्यूट हो रहे हैं, और H से हमारी क्या बन रही है? यूनियन बन रही है। फिर उसके बाद अगला पूछता है, द ट्रेड डिस्प्यूट अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज। अब ट्रेड डिस्प्यूट होता क्या है? एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, या ऑल द अबव ए बी सी की किसके बीच में डिस्प्यूट होता है? तो किसी के बीच में भी हो सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में, किसी के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये सभी तरीके के इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इनडायरेक्टली गिव्स द वर्कर्स द राइट। की जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है ये इनडायरेक्टली क्या राइट दे रही है वर्कर्स को? टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, टू सेफगार्ड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, टू एनलार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये किस चीज़ का राइट दे देती है इनको? कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, सब कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी रहेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट मिलता है यहाँ पे हमें। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है, इसने यहाँ पे पूछा 6 क्वेश्चन के अंदर। द प्रोसेस इन विच कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय एग्रीमेंट। द प्रोसेस इन विच कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इम्पोज। देखो यहाँ पे क्या वर्ड था? डिटरमाइन। यहाँ पे क्या वर्ड है? इम्पोज। द प्रोसेस इन विच कंडीशंस आर नेगोशिएटेड। द प्रोसेस इन विच कंडीशंस आर डिस्कस्ड। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है कि जहाँ पे ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम कंडीशंस जो होती है एम्प्लॉयमेंट की उसको डिटरमाइन करते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर देता है इनडायरेक्टली, कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव राइट्स? कलेक्टिव राइट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव राइट बिलोंग टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल। कलेक्टिव राइट आर दोज दैट बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप एज अपोज टू द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे आंसर बी होगा कि कलेक्टिव राइट क्या होता है कि जो कि पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके अंदर इंडिविजुअल मेंबर को हम नहीं देखते, तो इसको हम कलेक्टिव राइट्स बोलते हैं। फिर अगले के ऊपर आते हैं 8 के ऊपर। कलेक्टिव बार्गेनिंग सर्व्स पर्पस। कि क्या पर्पस सर्व करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है? रेगुलेटिंग वेजेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, रेगुलेटिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या करती है? बोथ ए एंड बी, की ये वेज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को भी रेगुलेट करती है और लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस को भी कवर करती है। In which of the following cases the Supreme Court held that member of non-recognized union cannot be representative in collective bargaining proceedings or individual grievances or its member? कि कौन से केस के अंदर बोला था कि जो मेंबर्स हैं नॉन रिकॉग्नाइज यूनियंस के, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज यूनियन से दूसरी कौन सी है? नॉन रिकॉग्नाइज यूनियन से, उनके जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर या फिर इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस के अंदर। तो कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी? तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ऑल ओडिशा स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो इसका आंसर ए होगा। देन द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन एन्यूमरेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनियन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द रीजंस। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन है ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन की, उसने क्या ऑब्जेक्ट दिया था यूनियन का, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग का, किन रीजंस की वजह से ऑब्जेक्ट दिया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है? टू एस्टेब्लिश एंड बिल्ड अप यूनियन रिकॉग्निशन एज अथॉरिटी इन द वर्क प्लेस, to raise workers' standard of living and win better share in company's profit, to express in practical terms the workers' desire to be treated with due respect, या all of the above। तो इसका आंसर क्या रहेगा? all of the above। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल करनी होती हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर होती है।
ट्रेड यूनियनिज्म टू बी फुली इफेक्टिव डिमांड्स की जो ट्रेड यूनियनिज्म है अगर ये फुली इफेक्टिव है तो ये क्या डिमांड करती है? यूनियन ऑफ ट्रेड, ट्रेड ऑफ यूनियन, डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड एजुकेशन, सोल एलिवेटिंग एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड एजुकेशन की ये डिमांड करती है। The Trade Union Act 1926 applies to registered trade union only, unregistered trade union only, both या none of the above। तो अभी हमने ऊपर देखा था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया था, तो ये सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज एन फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, इक्विटेबल राइट या नो राइट। कि जो आपके पास ट्रेड यूनियन बनाने का राइट है अपने आप में किस तरीके का राइट है? फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर ए होगा। द राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, हमारे पास ये असर्शन है। द राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(c। तो इसके अंदर कौन सा ठीक है? कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, एक सेकंड रुको, क्या बोल रहा है? द राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ जी, ये ट्रेड यूनियन जो बनाना है वो हमारा फंडामेंटल राइट है ना? तो ये फिर ए ठीक तो है, ए ट्रू है। द राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन, तो इसका दोनों ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर डी होगा। The registration of trade union is mandatory under Trade Union Act, is not mandatory, is mandatory under Industrial Dispute Act, is not provided under any law। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो क्या है? मैंडेटरी नहीं है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, क्योंकि आपकी मर्जी, आप रजिस्टर कराओ या ना कराओ, कॉन्सिक्वेंसेज आप जानते हो कि उसके क्या होंगे। देयर आर मल्टीपल ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। पहली बात बोल रहा है कि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस इंडिया के अंदर। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज नॉट मैंडेटरी अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना हुई इसकी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती इसलिए बहुत सारी ट्रेड यूनियंस है। अब यहाँ पे इसने असर्शन दिया, उसका रीज़न दिया है। मल्टीपल ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रीज एंड इन कॉन्सिक्वेंशियल नेसेसिटी फॉर सिलेक्टिंग वन एज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बाय मैनेजमेंट, डिवाइजिंग अ मेथड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इज नेसेसरी। इसका रीज़न दे रहा है, द यूनियन विच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कमैन वर्किंग इन द अंडरटेकिंग मस्ट रिक्वायर द स्टेटस एज दैट वुड बी इन ट्यून विद कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर क्या सही है? अगर आप दोनों स्टेटमेंट को देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और उसकी जो रीज़न है वो उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो इसका आंसर ए होगा। हु अमंग द फॉलोइंग moved a resolution in the Central Legislative Assembly recommend the government should introduce legislation for registration and protection of trade union in year 1921। तो किसने ये रेजोल्यूशन मूव किया था पार्लियामेंट के अंदर कि हमको इस तरीके से एक लॉ की ज़रूरत है, ट्रेड यूनियन लॉ की ज़रूरत है? बीपी वाडिया, एमएन जोशी, एनएम लोखंडे या वीवी गिरी? तो इसका आंसर क्या है? एमएन जोशी। इसका आंसर बी है। तो ये नाम आप याद रखना, एमएन जोशी थे। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन? कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं हमें एटलीस्ट कि हम एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं? तो हमें एटलीस्ट 7 और मोर मेंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम कितने हैं? 7, और चाहिए कितने? 7 और मोर। तो इसका आंसर ए होगा। देन टू बी अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अ वर्कमैन मस्ट अटेन द एज ऑफ, कितनी एज होनी चाहिए अगर किसी को इसका मेंबर बनना है ट्रेड यूनियन का? तो उसकी एज 15 साल होनी चाहिए। टू बी एन ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन अ पर्सन मस्ट अटेन, अगर उसको ऑफिस बियरर बनना है, देखो एक मेंबर हो गया, वर्क जो वर्कमैन बन रहा है उसके अंदर वर्कमैन जो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 15 होनी चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है तो। और अगर आपको ऑफिस बियरर बनना है ट्रेड यूनियन के अंदर तो आपकी एटलीस्ट एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। तो इसका आंसर ए होगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी अकम्पेन्ड बाय कॉपी ऑफ, कि जब आप इसकी एप्लीकेशन लगाओगे ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने की तो साथ में क्या लगाओगे? नेम ऑफ इंडस्ट्री, एड्रेस ऑफ इंडस्ट्री, नेम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस, एजेस ऑफ ऑनर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, कि नेम ऑफ ट्रेड यूनियन लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे उसके हेड ऑफिस का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9A ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, इसकी कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं सेक्शन 9A के हिसाब से? तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर सेक्शन 9A के अंदर अगर हमें मेंबरशिप चाहिए तो 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू मिनिमम 7, की मिनिमम 7 होने चाहिए, और इसके अलावा 10% या फिर 100 ऑफ वर्कमैन जो भी दोनों में से कम है, वो हमारा सेक्शन 9A के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट,
It has perpetual succession and common seal. It acquire and hold both movable and immovable property. It cannot sue and be sued its registered name. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? तो ये ठीक नहीं है, इसका आंसर डी होगा। क्या एडवांटेज होती है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने की? इट कैन नॉट बी स्यूड, इट हैज़ कॉमन सील, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी, इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। तो 2 3 4 1 2 1 2 3 1 3, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? ए ठीक होगी, 2 3 4, क्योंकि पहला तो उसने बोला ही गलत है, स्यू कर सकते हो उसके ऊपर आप। A certificate of registration of trade union is reputable evidence, irrefutable evidence, conclusive evidence या none of the above। कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है किस तरीके का एविडेंस होता है? तो ये हमारा कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। जब हम पढ़ते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, उसके अंदर हमें दे रखा है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, ये आपका कैसा एविडेंस होगा? कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा। अब ये कंसीडर करनी है स्टेटमेंट और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। The Trade Union Act prescribed time limit for the grant of registration of trade unions. The certificate of registration issued by registrar is conclusive evidence. The registrar of trade union is duty bound to hear the existing union before granting registration to new trade union. तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, बाकी इसने स्टेटमेंट गलत दी है। Every registered trade union shall submit annual return including the income and expenditure to concerned registrar. This rule is mandatory. Only directive is not strictly implemented as the majority of the registered trade union do not follow it. Statement B and C are correct. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? हमारी स्टेटमेंट बी एंड सी ठीक है कि ये अपने आप में सिर्फ डायरेक्टिव है और ज़्यादातर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। कि हम क्या ट्रेड यूनियन के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकते हैं बिना नोटिस को इशू किए? एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन रिक्वेस्टिंग फॉर कैंसिलेशन, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है। Register of trade union may be cancelled by the registrar of trade union when leaders of the union are not working well, registration certificate has been obtained by fraud, members of the union do not take interest in the union activities, employer does not want to be registered union। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, सीधी सी बात है, फ्रॉड करोगे तो आपको कैंसिल किया जा सकता है। द रजिस्ट्रार कैन नॉट विड्रॉ द कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इफ, कि वो कब नहीं कर सकता, कब विड्रॉ नहीं कर सकता? द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज इन द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड और मिस्टेक, द ट्रेड यूनियन हैज सीज टू एग्जिस्ट, द ट्रेड यूनियन हैज विलफुली आफ्टर अ नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार कॉन्ट्रवीन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज इन द प्रॉपर फॉर्म एंड ऑन वेरिफिकेशन, तो फिर वो विड्रॉ या कैंसिल नहीं कर सकता उसको। एन अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, कि एक ये डिसएडवांटेज होती है अगर आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इट कैन इंक्वायर होल्ड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट हैज़ नो कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंट, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, इट इज़ अ लीगल एंटिटी। इसका आंसर बी होगा कि उसकी कोई भी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। पुलिस हैव नो राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, इट वाज डिसाइडेड इन, कौन से केस के अंदर डिसाइड हुआ था कि पुलिस ट्रेड यूनियन नहीं बना सकती? तो ये दिल्ली पुलिस संघ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर हेल्ड हुआ था। तो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो पुलिस है वो कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकती होती, कि इंटरनली यूनियन बनाने लग गई, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। Assertion है the unrecognized union has right to meet the discuss with the employer the grievances of individual workmen with the employer and to appeal and participate in a domestic department inquiry in which its member is involved। रीजन दे रखा है इसने, दिस इज अ स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ अन अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैच करना है इसके अंदर आपको कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या दे रखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, अपील, अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24, 10, 3 और 11। तो अगर आप मैच करोगे इसके अंदर तो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 3 के अंदर होता है, अपील सेक्शन 4 के अंदर होती है, ठीक है, सॉरी सेक्शन 11 के अंदर होती है, और अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 24 में होता है, कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10 में होता है। तो इसका आंसर सी होगा। कितने तक है? 56 तक है। The activities and object of trade union include constitution of special fund for political purposes, contesting election for its own name, paying allowances to its member, paying salaries to office bearers of the union। तो इसके अंदर कौन कौन से इसमें ठीक बोले हैं इसने? ए, सी और डी बोले हैं। बी जो है वो नहीं कर सकता, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता अपने खुद के नाम के ऊपर, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? अरे यार सबसे बड़ी वाली मोस्टली ठीक ही होती है। सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ ट्रेड यूनियन हु आर स्टाइल एंड प्रोटेक्टेड वर्कमैन आर गिवन सर्टेन सेफगार्ड इन द मैटर ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज कंडीशंस एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इंक्लूड द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डी आंसर ठीक है इसका।
इन विच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द जर्नल फंड्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी यूज, कि इनमें से किसके अंदर फंड यूज़ नहीं होना चाहिए। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं पॉलिटिकल मीटिंग्स के या पॉलिटिकल लिटरेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सी होगा उसका आंसर। अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट द जनरल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट, कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके हिसाब से जो जनरल फंड है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के वो क्या नहीं होने चाहिए, बी स्पेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, इस पर्पज के लिए यूज नहीं होने चाहिए। द ट्रेड यूनियन कैन नॉट स्पेंड इट्स कॉमन फंड ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू इट्स ऑफिस बियरर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इट्स मेंबर, लिटिगेशन, फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी तक हमें समझ आ गया कि फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे आप उसको यूज नहीं करोगे। द ट्रेड यूनियन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम इट्स कॉमन फंड विद कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर बाय रेजिंग फंड फॉर द पर्पज फ्रॉम वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन बाय इट्स मेंबर्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, by raising fund for this purpose from voluntary subscription by its members। ठीक है, कॉमन फंड वगैरह को यूज नहीं करोगे आप उसके लिए। अंडर सेक्शन 16 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट द ट्रेड यूनियन कैन क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स, ये ट्रेड यूनियन कौन कौन से फंड्स बना सकता है सेक्शन 16 के हिसाब से, जनरल फंड, फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, फंड फॉर फाइटिंग लिटिगेशन, सेपरेट फंड फॉर कंपनसेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। Political fund under Trade Union Act 1926 is collected separately, a separate fund for civil and political purpose या all of the above। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, all of the above। Assertion बोल रहा है any benefit of trade union should not be denied to any member who denied its contribute to separate fund or political purposes। रीजन क्या है, contribution to separate fund is not compulsory। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। Contribution to political fund of trade union is compulsory for all its member, not compulsory for office bearer या compulsory if employers wants। तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा ही है कि not compulsory for all its member। Employers instrument of coercion is known as lay off, closure, lockout या retrenchment। क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर के इंस्ट्रूमेंट को जो कि वो कॉर्शन के तौर पर यूज करता है, ले ऑफ बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, लॉकआउट बोलते हैं या रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, बी, क्लोजर बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें से हमारी ए स्टेटमेंट ठीक है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल फंड फॉर द प्रमोशन ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। अलग से फंड बना लो, फिर मैंडेटरी नहीं होता सबको वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना, वॉलंटरली कर सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी वेयर एक्ट डन बाय द मेंबर्स एट फर्दरेंस ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट। तो कौन से सेक्शन के हिसाब से इम्यून होते हैं, तो ये सी, सेक्शन 17 के हिसाब से इम्यून होते हैं। Section 17 of Trade Union Act provide the immunity from criminal conspiracy. Such immunity is extended not only to the registered trade union but also to its office bearer and members as well as capable of conspiring। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, both A and R are correct, दोनों ठीक है। In which of the following members of the registered trade union can claim immunity from criminal case, इनमें से किसके अंदर क्रिमिनल केस के अंदर इम्यूनिटी मांगी जा सकती है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more members of registered trade union act in furtherance of trade dispute, तो वहां पे आप ये इम्यूनिटी मांग सकते हो, ये होगा। Assertion है only a section of labor force is protected under section 17 of Trade Union Act। Protection is available only to office bearer or members of registered trade unions। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, A रहेगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। Which of the following is not leading case on immunity of trade union from criminal proceeding। कौन सा लीडिंग केस नहीं है इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, तो ये जो पेपारिया शुगर मिल्स लिमिटेड है ये लीडिंग केस नहीं है इसके रिगार्डिंग, बाकी सारे हैं। अंडर सेक्शन 18 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स और एन ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज इम्यूनिटी फ्रॉम, सेक्शन 17 का देख लिया क्रिमिनल का था, सेक्शन 18 के अंदर किस चीज़ की प्रोटेक्शन मिलती है, क्या किस चीज़ की इम्यूनिटी मिलती है, तो यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग की मिलती है सर्टन केसेस के अंदर। द ट्रेड यूनियन आर इम्यून फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स एज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, कि हमने देख लिया सिविल प्रोसीडिंग के लिए प्रोटेक्शन कहाँ पे मिलती है, सेक्शन 18 के अंदर मिलती है। सेक्शन 18 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट ग्रांट्स इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एक्शन टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, मेंबर एंड ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन या बोथ A and B। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बोथ A and B, यानी कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और मेंबर्स ऑफिस बियरर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इन दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट के मेजरली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आए हों। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं लॉ के रिगार्डिंग तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।